मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान के बारे में। अध्याय 9 है ये। अध्याय 9 का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको कल भेजा था वायुमंडल की संरचना के बारे में, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी पर जो सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो जैसा कि आप सभी को यह बात ज्ञात है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी मैक्सिमम जो तापमान या एनर्जी है वो सूर्य से लेती है। सीधा सीधा है, पृथ्वी पर तापमान का कोई और स्रोत नहीं है, एक ही है, सन, जो पृथ्वी पर तापमान का एक स्रोत है और उसी से एनर्जी प्राप्त करती है। और सारी एनर्जी चैनलाइज होती है, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। वायुमंडल कभी आपको गर्म लगेगा, कभी आपको ठंडा लगेगा। तापमान अधिक हो जाएगा तो गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो ठंडा लगने लगेगा। तो होता क्या है कि जो वायु है, वायु वो प्रेशर से रिलीज होती है। यानी कि जहाँ पर अगर अधिक प्रेशर है और कहीं पर अगर लो प्रेशर है, और प्रेशर कैसे वो होता है, क्रिएट होता है टेम्परेचर से। यानी कि टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर लो हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर अधिक हो जाएगा। यानी कि तापमान अधिक, वायुदाब कम, उल्टा संबंध है। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। तापमान यदि अधिक होता है तो वायुदाब कम हो जाता है, और तापमान जिन क्षेत्रों में कम होता है वहाँ वायुदाब अधिक हो जाता है। उल्टा संबंध है, विपरीत संबंध है दोनों में। और पवन और विंड किधर से किधर को चलती है? हमेशा विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलती है ना। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे और अब आगे चलेंगे सौर विकिरण की तरफ। सौर विकिरण के अंदर जो है, जो सूर्यातप है, जिसको इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सीधा सीधा इनकमिंग सोलर रेडिएशन। यानी कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ही हम सूर्यातप कहते हैं। कितनी ऊर्जा हमारे यहाँ आते, क्योंकि पृथ्वी का आकार जो है वो गोलाकार नहीं है, भू आब है। अब 11th में पहुँच गए ना, 9th 10th तक हम पढ़ते हैं गोलाकार है, गोलाकार है, लेकिन गोलाकार नहीं है, जियोइड है, जियोइड, भू आब है ना। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग में तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण जहाँ पर तिरछी किरणें पड़ेंगी वहाँ पर तापमान कम होगा, स्वाभाविक सी बात है। और जहाँ पर जो है सीधी किरणें पड़ेंगी वहाँ तापमान अधिक होगा। अगर उसको हम देखने के लिए जो है एक फिगर के माध्यम से हम आपको बताएं। अब सीधा सीधा ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ जगहों पे तापमान एकदम 90 डिग्री पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, लेकिन ये 90 डिग्री पर जो किरणें पड़ेंगी वो एक ही प्लेस पे, कहीं ना कहीं किसी एक समय में एक ही प्लेस पे होंगी, मतलब पृथ्वी के एक भाग पे होंगी। अगर हम देखें थर्मल रेडिएशन को, तो इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसको। सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यानी कि जो पृथ्वी जितने पार्ट को प्राप्त करती है ना सूर्य की एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब करती है। देखिए अर्थ के ऊपर क्या होता है, पर्वतीय एरिया, पठारी एरिया, मैदानी एरिया, समुद्री एरिया, डेजर्ट, ये सब होते हैं पृथ्वी के ऊपर।
और सूर्य एक ही समय इन सारे लैंडफॉर्म्स को एनर्जी देता है। लेकिन उसमें से क्या है, जब अगर हम एनालिसिस करें तो हमें लगेगा कि प्रत्येक जगहों पर जो तापमान है इसमें विभिन्नता है। यानी कि अगर हम रेगिस्तान में पैदल चल रहे हैं ऐसे, तो हमारा पैर जो है क्या होगा, गर्म लगेगा उसी समय। और उसी समय अगर हम एग्रीकल्चर एरिया में जाएं तो उसकी अपेक्षा थोड़ा ठंडा होगा। और उसी समय अगर पठार पे जाएं तो उससे थोड़ा गर्म होगा। अगर ओशियन के किनारे उसी टेम्परेचर पे जा रहे हैं उसी समय टाइम, उसी टाइम में, तो वहाँ जो है हमको मॉडरेट जलवायु मिल जाएगी। अगर हमने माउंट एवरेस्ट पे, ये क्या बोलते हैं, माउंटेन पे अगर किसी गया, किसी भी पहाड़ी सेक्टर में अगर जा रहे हैं तो वहाँ ठंडी लगेगी ऊंचाई पर। तो इसका मतलब क्या है कि जो सूर्य का सोलर रेडिएशन है वो वास्तव में तापमान नहीं है, वो क्या है, एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो शॉर्ट वेव से हमारे पास आ रही है ना। दीज इनकमिंग शॉर्ट वेव्स सोलर रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फियर। यानी कि एटमॉस्फियर उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हीट रिलीज होती है किससे, ये लॉ है, नियम है कि जो मतलब लैंडफॉर्म जितना ही अधिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो उतना ही अधिक हीट रिलीज करता है। जैसे रॉक्स है, चट्टान, वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, तो हीट ज़्यादा रिलीज करेगा। सैंड है, बालू, रेत, डेजर्ट, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हीट रिलीज करता है। अगर वहीं पे बर्फ को अगर देखिए, बर्फीला एरिया है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, मीन्स मैक्सिमम एनर्जी ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर देता है। सबसे अधिक एल्बिडो होता है, एल्बिडो उसी को कहते हैं परावर्तन, मैक्सिमम एल्बिडो है उसका। 80% वो सूर्य की एनर्जी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, अंतरिक्ष में चली जाती है वापस, एब्जॉर्ब ही नहीं करता है वो, इसलिए वहाँ ठंडी लगती है। तो ऐसे पार्ट हैं हमारे, आगे हम देखेंगे इसमें। अभी हमको दिखाई देगा, ये देखिए, है ना, ये व्यक्ति है बैठा हुआ है, जो सोलर रेडिएशन, सन से लाइट आ रही है, डायरेक्ट रेडिएशन इसके पास आ रहा है ना। और यहाँ से सोलर एनर्जी जो कि इस चट्टान के ऊपर पड़ रही है, रॉक्स के ऊपर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसको हीट लग रही है। कुछ हमारे पार्टिकल्स हैं, डस्टिंग, बादल हैं, क्लाउड्स हैं, इनसे रिफ्लेक्ट होकर के कुछ एनर्जी वायुमंडल में चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है। अभी सामान्य रूप से जो है एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को, जैसे आप किसी बर्तन में पानी ले लीजिए और पानी लेने के बाद जो है उसको गर्म कीजिए नीचे से, तो ऐसा नहीं है कि वो रेडिएशन केवल बर्तन के ही पार्ट पर पड़ती है, बल्कि वो साइड से उस कुछ रेडिएशन निकल करके हीट रेडिएशन, है ना, के माध्यम से जो है हीट जो है वो बाहर रिलीज हो जाती है और हमें गर्म लगता है अगर हम बैठते हैं तो। और जो कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है ना, उस कंडेंसेशन की प्रक्रिया के द्वारा जल जो है वाष्प बन के, जो भी चीज़ हम गर्म कर रहे हैं वो ऊपर चला जाता है ना, वायुमंडल में चला जाता है। ऐसे ही जो है सोलर कंस्टेंट, ये देखिए अर्थ है पृथ्वी, यहाँ से सीधी ऊर्जा यहाँ आ रही है वायुमंडल में और वायुमंडल से पृथ्वी पे जा रही है, एटमॉस्फेरिक रेंज है ये। तो इसको जो है आप ध्यान से देखेंगे, एवरी पॉइंट इज पॉइंट इनटू द एटमॉस्फेयर इंटेंसिटी वायुवार्म, यानी कि इसके द्वारा जो है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो पृथ्वी की सतह में विभिन्नताएं हैं, सूर्यातप में भिन्नताएं, ये आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। इसके कारण कई हैं विभिन्नताओं के, है ना। विभिन्नता क्यों है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना
पृथ्वी अपने एक्सिस पे जो है, अक्ष पे वो राउंड कर रही, घूम रही है। वो पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी वो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे, है ना, अक्ष पे घूम रही है, एक्सिस पे। एक्सिस और ऑर्बिट ये दोनों में अंतर है ना। सूर्य की किरणों का नति कोण, यानी कि सूर्य की जो किरणें पृथ्वी के ऊपर पड़ रही है तो उसका जो एंगल कितना बन रहा है पृथ्वी और सन की रेज के बीच में। पृथ्वी का जो सरफेस है अर्थ का और सन की जो लाइट आ रही है उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है। अगर 90 डिग्री का बन रहा है यानी कि सूर्य की जो किरणें है वो सीधे जो है वो पृथ्वी के ऊपर पड़ रही हैं, पार्ट पे पड़ रही हैं। अगर न्यून कोण बन रहा है यानी 45 का, 15 का, ऐसे, इसका मतलब तिरछी किरणें पड़ रही है। दिन की अवधि 12 घंटे का दिन हो रहा है कि उससे कम हो रहा है ना, इस पर डिपेंड करता है। वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल कैसा है। वायुमंडल अगर काफ़ी डेंस है, डेंस मतलब क्या है, सघन है, जिस प्रकार बहुत सारी गैसें हैं जो पृथ्वी के पार्ट निचले पार्ट में होती हैं, ऊपरी पार्ट में कम गैसें होती हैं। तो जहाँ गैसें ज़्यादा होंगी वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। देखो जहाँ पोल्यूशन लेवल अधिक होता है वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, हीट ज़्यादा रिलीज होती है। स्थल का विन्यास कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्थलीय विन्यास है वो कैसा है ना। तो जो ये कारण है, इन कारणों को आप याद कर लेंगे कि सूर्यातप के कारण जो पृथ्वी पर विभिन्नता के कारक कौन कौन से हैं, क्यों विभिन्नताएं होती हैं। अब जो है आपकी किताब में दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश आयंत और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश आयंत की बात करते हैं। तो इसको हम विभिन्न चित्र के द्वारा हम समझेंगे, इसको मैप के द्वारा समझ सकते हैं। जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो ये पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्टेड है ये अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे ये टिल्टेड है 23.5 डिग्री। इसीलिए कर्क रेखा को हम 23.5 डिग्री लिखते हैं और मकर रेखा को भी 23.5 लिखते हैं। 23.5 ना लिखते 124, 25, 26 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो उसका जब एंगल बनाते हैं तो मकर रेखा और कर्क रेखा जो खींची गई उसका एक मेजरमेंट है, ऐसे नहीं खींच दिया, कहीं भी खींच दो, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उस पर दिया गया है। तो उसका जो है हम एक फिगर आपको दिखा रहे हैं, इसको देखिए और उस फिगर को आप ध्यान से समझिए क्या है, किस तरह से वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कैसे घूमती है और किस किस डेट में किस किस एंगल पे सूर्य की जो किरणें हैं वो कब कब सीधी चमकती हैं। ये इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बीच में सन है ना, और ये सन जो है एक मिनट, हाँ, सन का जो प्रभाव है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा, है ना। अब देखिए जैसे सन है, अगर हम देखते हैं इसको बड़े ध्यान से तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि इस ऑर्बिट के ऊपर जा रहा है और ये 21 और 22 मार्च को, मार्च की स्थिति दिखा रहा है। सन वर्टिकल एट इक्वेटर और ये स्थिति है 21 दिसंबर की, 21 और 22 दिसंबर की। ये स्थिति है आपकी 21 और जून की। तो 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध में है ना 23.5 डिग्री ये चूंकि झुका हुआ है पृथ्वी, तो जो उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है वहाँ पर 21 जून को जो है सूर्य सीधा चमकता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, है ना। और 21 दिसंबर यानी 22 दिसंबर को
सीधा सूर्य की किरणें मकर रेखा पे होंगी, तो यहाँ 22 दिसंबर को बड़ा दिन होगा। ठीक, ऐसे ही जो 21 मार्च या 22 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति है, ये दोनों स्थिति में उत्तरी गोलार्ध इसके सामने होगा मार्च में, और दक्षिणी गोलार्ध जो है इसके सामने होगा सितंबर में। यानी कि ये क्या स्थिति दर्शाता है कि जो इक्वेटर लाइन है 22 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य सीधा चमकता है किसके ऊपर, तो इक्वेटर लाइन के ऊपर। ये इक्वेटर लाइन है बीच वाली, ये इक्वेटर लाइन है बीच वाली, है ना। अब चूंकि ये दिखा रहा है, चूंकि 3 डायमेंशनल होता तो आपको क्लियर दिखाई देता फिगर। तो उस समय क्या होता है कि इस समय पूरे ग्लोब पर 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। यही सिचुएशन है इसकी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना, तो आपको वो पता चल जाएगा। बाकी चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।